अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की जिम्मेदारी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है और कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड के अरकान ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। दहशतगर्दों की तरफ से हमले में एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद, जबकि फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी पहले भी गवादर में और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और कराची में चीनी काउंसलेट पर भी हमले की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। हमले के बाद डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर के मुताबिक दहशतगर्दी के इस वाक़े में रॉ का मुलव्विस होना उन्होंने कहा कि इसका अंदिया दिया। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा। उन्होंने एक थोड़ा स्ट्रेट बुलेट्स फायर की। 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार गया और 2 आगे की तरफ रवाना हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 10:10 पे बाकी 2 भी मारे गए। वो जो एंट्रेंस रोड है उसी के ऊपर ये 4 मारे गए। ये 4 दहशतगर्द इस अज़म के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आए थे कि वो इस स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में अंदर जाएंगे और ना सिर्फ वायलेंस करेंगे, लोगों को मारेंगे, बल्कि होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। हम इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड वील फाइंड आउट कि कहाँ वो गैप्स थे जिसके अंदर से ये निकले और ये कौन लोग हैं। ये जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्पेशली मैं नाम लूंगा रॉ, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एज इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को रियलाइज करता हूँ। सेल्फ रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। हमें इस चीज का पूरी तरह इकरार है कि जो मुल्क दुश्मन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी अभी काविश है कि जो बचे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कोई सेल्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, कोई उनके मददगार हैं, कोई सहूलतकार हैं, उनको आपस में उनका एक नेक्सस किया जाए, जिसमें से आपने जिनका नाम लिया लंदन के कुछ रेवेरेंट्स। नाजरीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में बजट और उसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर गर्मा गर्म बहस हुई। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट को मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल की हमायत में 160 और इसकी मुखालफत में 129 वोट पड़े। हाल ही में हुकूमत के इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आपको याद होगा कल वज़ीर आज़म की तरफ से दिए गए इशाइये में BNP मैंगल और काफ लीग ने शिरकत नहीं की और शिरकत से इनकार किया। काफ लीग की कौमी असम्बली में 5 नशिस्तें हैं और पंजाब असम्बली में 10 नशिस्तें हैं। काफ लीग अगर पंजाब में इत्तेहाद से निकल जाती है तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, तज्ज़िया निगार सवाल कर रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में अपनी हुकूमत कायम रखना नामुमकिन हो जाएगा। इन्हीं अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अंदलीप अब्बास साहिबा को, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। यूसुफ तालपुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला के मेंबर हैं। और मोहम्मद आमिर राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पाक स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं और दहशत गर्दी के हवाले से जितने भी मजबून होते हैं वो लिखते हैं और इसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले अगर आप सबकी इजाज़त हो तो कराची चलते हैं, चूँकि वहाँ पे ये हमला हुआ है। खावर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं और आज पूरा दिन इस वाक़ये के ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे। खावर साहब, एक आपसे सवाल करना है कि ऐसा लग रहा है और जो हमें बताया जा रहा है कि ये लंबे तवील अरसे के लिए दहशतगर्द आए हुए थे, जो उनका खाना निकला है उसे तो यही कुछ पता चल रहा है। जी मुनीज़े, ये आज अफसोसनाक हमला जो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ है, सुबह 10 बजे के करीब ये 4 दहशतगर्द नीले रंग की टोयोटा करोला में सवार होकर ये आए थे और जो स्टॉक एक्सचेंज का मरकज़ी दरवाज़ा है, जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो पहली रुकावट का सामना इन्हें वहाँ करना पड़ा। वहाँ पर इन्होंने गाड़ी खड़ी की है और उसमें से ये निकले हैं और उसके बाद इन्होंने फायरिंग की है। जो वहाँ पर मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने जवाबी फायरिंग की है और जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पांस किया और 2 दहशतगर्दों को मरकजी दरवाजे पर ही मार गिराया। जी खावर हुसैन साहब, हम आपकी रिपोर्ट दिखाते रहे हैं और देख भी चुके हैं, मगर क्या इनका इरादा ये था कि ये लंबे तवील अरसे के लिए स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको हॉस्टेज कर लेंगे?
उनको यरगमाल बना लेंगे? बिल्कुल मुनीज़े, ये बैग्स पहनकर पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब इनके बैग खोले गए हैं तो उनमें से जूस, चने और खाने की दीगर अशिया भी बरामद हुई हैं असले के साथ। ये मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। हैंड ग्रेनेड थे, पेट्रोल की बॉटल्स थी इनके साथ और गोलियां थी। ये इस तरह लग रहा था कि जैसे ये पूरे स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करना चाहते थे। और उसके बाद वहाँ पर जो अमला है, जो लोग थे, जो चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज थे, उन्हें यरगमाल बनाकर अपनी शराइत जो है वो रखना चाहते थे सामने हुकूमत पाकिस्तान के सामने। और अब जो है वो एक ब्लैकमेलिंग वाला जो एक सीन होता है वो क्रिएट करना चाह रहे थे। अच्छा कावर साहब, मुझे ये बताइए कि जो गाड़ी इन्होंने इस्तेमाल की थी, हमें ये बताया जा रहा था कि ब्लू टोयोटा सलून 2013 और उसकी नंबर प्लेट थी बाप 629। ये महज इत्तेफाक है या बाप जो पार्टी है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर उसकी तरफ कोई इशारा है? नहीं, ये अगर असल में देखा जाए तो 2013 और 14 की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी सीरीज है ये BAP। ये इस तरह से सीरीज जो है वो चलती है, इसमें कोई इसका उससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खावर हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पूरा दिन आप ये रिपोर्ट करते रहे। आमिर राना साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मेरे दोनों मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक जो है वो फॉरेन रिलेशंस को देखती हैं, दूसरे इंटीरियर मिनिस्ट्री की कमेटी के अंदर हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहले भी ये हो चुका है कराची के अंदर, कराची शहर के अंदर, और BLA ने ही इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, अगर आपको याद हो, चाइनीज़ काउंसलेट के ऊपर। तब भी ये कहा गया था कि जी तहकीकात होगी, और ये बात निकली कि रेलवे इस्तेमाल की गई थी और वहाँ पे असला लाया गया था और फिर फेक IDs भी बनाई गई थी। तो इसके अंदर फिर नेचुरली नादरा के भी कुछ लोग थे। तो जो मुकामी इनको एक तरीके से सपोर्ट है उसके बारे में जो है क्या तहकीकात मुकम्मल होती हैं नहीं होती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे आमिर साहब? देखिए, कोई भी बड़ा जो दहशतगर्दी का हमला है वो मुकामी हमायत के बगैर या उनकी, जिसे हम आम इस्तिलाह के अंदर कहते हैं कि उनकी स्लीपर सेल, और स्लीपर सेल्स का मतलब ये नहीं है कि 2 या 3 आदमी आके छुप गए और उन्होंने कार्रवाई का इंतजार किया, बल्कि वो एक अपना पूरा स्पोर्ट बेस बनाते हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर वो पूरा एक हमला तरतीब देते हैं। और ये कोई यूनिक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द तंजीमें इसी तरीके से अमल करती हैं। आपने चाइनीज कॉन्सुलेट का तो जिक्र किया, लेकिन दरमियान में एक और भी बड़ा एक हमला हुआ था पर्ल कॉन्टिनेंटल ग्वादर के ऊपर, वो भी DLA ने क्लेम किया था। और उससे पहले ये बिल्कुल ये आपको ये सिलसिला पूरा का पूरा आपको 2008 से आपको पूरा पैटर्न देखना पड़ेगा, जब ज़ियारत रेजिडेंसी के ऊपर हमला किया DLA ने, और हर साल तकरीबन उनको देखें कि एक बड़ा हमला इनके क्रेडिट के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर है कि यह बड़ा एक हमला करते हैं। इसमें से कुछ हमले बड़े कामयाब हमले हैं और कुछ के अंदर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। जो पर्ल कॉन्टिनेंटल का जो हमला है उसमें इन्होंने पूरे होटल का जो है तकरीबन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो चाह रहे थे कि रूफ टॉप पे पहुंच के और जो चाइनीज जहां पे इंजीनियर और जो उनका अमला था ग्वादर पोर्ट के ऊपर उसको अटैक किया जाए। लेकिन बहरहाल उसके अंदर कोई 18-19 घंटे की मुज़ाहिमत हुई थी, लेकिन इस हमले का रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। और उसकी वजह यह है कि विजिलेंस लेवल यहाँ पे खासा पहले से ज्यादा हाई था, और ये तकरीबन 2 साल से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें, BLA भी थी उसमें और TTP भी, उनकी नजरें हमेशा से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रही है। और ये भी आप देखिए पूरी की पूरी दहशतगर्दी की जो हालिया तारीख है उसमें जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दुनिया में वो हमेशा से टारगेट रही हैं दहशतगर्दों का, और उसकी वजह समझ आती है कि आप DLA जो है वो तो सिर्फ टारगेट करती थी आप समझ लें रेलवे लाइंस को, और चाइनीज काउंसलेट को किया है जरूर उन्होंने, मगर शुरू तो ये गैस इंस्टॉलेशन से और रेलवे लाइन से हुए थे ना। लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उसमें जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन उसमें सिर्फ आसानी के लिए ये बताना जरूरी है कि इस वक्त 2 से 3 बड़े सेक्शन जो हैं BLA के काम कर रहे हैं। एक तो वो है जिनकी क़यादत बाहर है और वो तकरीबन ग्राउंड के ऊपर उनकी कोई ऐसी रेलेवेंस नहीं रही, और एक ग्रुप है जिसके हेडक्वार्टर कंधार में है, जिसके ऊपर इतलात ये थी कुछ अफवाहें कि 1-2 दिन पहले उनके हेडक्वार्टर के ऊपर कंधार के अंदर हमला हुआ है, और ये हमला उस वक्त हुआ जिस वक्त
कुछ शायद एनडीएस के या बाहर की कुछ एजेंसीज के लोग मौजूद थे, और उसके अंदर बीएलए के कुछ आम लोग भी शायद उसके अंदर मारे गए। तो उसको कनेक्ट तो नहीं किया जा सकता इस हमले के साथ, लेकिन बहरहाल ये बड़ी तरतीब से मंसूबाबंदी से हमला किया गया है और इसका मकसद यही था। और एक अहम बात सिर्फ आखिरी, कि चूंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टमेंट है, कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो जाहिर है कि पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ रब्त हैं, लेकिन उनकी चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है और अभी मजीद उनकी तरफ से कुछ प्लेजेस थी, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बीएलए के जिस सेक्शन ने किया है वो सी पैक को बतौर खास टारगेट करता है। ठीक है, ये आपकी बात आ गई। अंदलीब साहिबा, स्टॉक एक्सचेंज जिस इलाके के अंदर है, आप समझ लें कि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी टाइट होती है। तालपुर साहब का भी उस शहर से ताल्लुक़ है, वो भी बता सकते हैं। करीब आप समझ लें पुलिस स्टेशंस भी हैं। तो फिर मुझे बताइए कि इस सिचुएशन के अंदर कैसे उनको रसाई हासिल हो गई? आई मीन, इज़न्ट दिस अ सिक्योरिटी लैप्स? देखिए मुनीज़ा, सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली बहुत मजम्मत करूंगी कि एक बहुत ही कहते हैं ऑब्वियस अटैक है और हमें पता भी चल रहा है कि इसके ताने बाने कहाँ जुड़े हुए। दूसरा, मैं अप्रिशिएट करूंगी अपनी फोर्सेस को, हेरोइक काम किया उन्होंने, और उन्होंने जितना नुकसान माली और जानी बचाया है, वो जो हमारी पुलिस के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, आफरीन है उन पे। तो मैं, और जो उसमें अनफॉर्चुनेटली जख्मी हुए, मारे गए, उनके लिए भी मेरी उनके लिए दुआएं, उनकी फैमिली के लिए, कि बहुत बड़ी कुर्बानी और शहादत है ये। हैविंग सेड दैट, आप सही कह रही हैं, ये जो बीएलए है ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसका ताल्लुक जो है वो हमें पता है कि इसके ताने बाने जो है हमारे कुछ हमसाया मुल्कों में मिलते हैं। हमें ये भी पता है कि यहाँ गवादर से लेके बलूचिस्तान से लेके जो अटैक्स होते हैं ये क्रॉस बॉर्डर भी होते हैं, और बहुत से मुख्तलिफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनसे इनको रसाई मिलती है। जैसे मैंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है, और जिस तरह से दहशतगर्दी को डिफीट किया है हमने, और पाकिस्तान एक इस्टेब्लिश्ड एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया में आया कि जी इन्होंने वाकई दहशतगर्दी को खत्म किया है, वो हमारे हमसायों को पसंद नहीं है। आपको याद होगा कि इंडिया ने हमेशा बड़ी प्राउडली हमें टेररिस्ट का, मोदी साहब ने अक्सर जाके कहा कि जी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो यूएस को भी कहा कि इनको कहें डू मोर और ये और वो। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारी चूंकि ये सारी रिप्यूट चेंज हो रही थी, और इन टर्न जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी वो हाईलाइट कर रही थी कि कैसे मोदी और इंडिया टेररिस्ट खुद हैं, जो उन्होंने कश्मीर में किया, जो वो बाकी मुसलमानों के साथ या जो नॉन हिंदूज हैं उनके साथ इंडिया में कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रेशर इंडिया पे बढ़ गया। तीसरी बात आप याद रखें कि अभी इनकी स्कर्मिश चल रही है विद गलवान वैली में, जो अभी चाइना के साथ हुआ है। तो इनका बहुत बड़ा इशू मोदी साहब को हमेशा ये होता है। आपको याद होगा पुलवामा का, लास्ट टाइम पुलवामा का जब उन्होंने अटैक हुआ, उन्होंने वापस पाकिस्तान को ब्लेम करके और इधर वहां कहा कि जी यहाँ से हुआ है, और फिर वो पूरी कोशिश, उन्होंने भी यकदम कह दिया था कि पाकिस्तान ने किया है, मगर आज हमने भी इसी तरह यकदम ही कह दिया है कि उन्होंने किया है। सवाल ये उठता है कि तहकीकाती रिपोर्ट्स क्यों नहीं शाया होती, जिस तरह के चाइनीज़ काउंसलेट के ऊपर भी तहकीकाती रिपोर्ट का कहा गया था मगर मंजरे आम पर नहीं आई। ये सवाल सभी लोग करते हैं, सभी सहाफ़ी करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, कि उनकी गवर्नमेंट्स को कम से कम तहकीकाती रिपोर्ट्स तो दे जानी चाहिए। मैं पार्शली एग्री करूंगी इससे। हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकल जो कमीशन इंक्वायरीज बनी वो कभी पब्लिक नहीं हुई। पीटीआई पहली गवर्नमेंट है जिसने रिपोर्ट्स पब्लिक करनी शुरू कर दी है, लेकिन उसमें जो ये वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली आपने इन्फॉर्म करना होता है कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, और आप वो सिक्योरिटी वाली चीजें जो हैं वो पब्लिक नहीं कर सकते। सो देयर आर कपल ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इन प्रिंसिपल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि इंक्वायरी हो, थॉरो हो, उससे लर्निंग्स हो,
और जहां जहां गैप्स हो उसके मुताबिक फिर वहां रेमेडियल एक्शन हो तो ये कम होता है। ये अच्छी बात है कि ये होनी चाहिए पब्लिक। अलाउ मी अंदलीप साहिबा, आप नहीं समझती कि उसामा बिन लादेन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको भी फिर पब्लिक हो जाना चाहिए? लीक तो हुई थी मगर पब्लिक भी हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो तमाम, चाहे हमूदुर रहमान कमीशन है या एबटाबाद कमीशन है या कोयटा कमीशन है या कोई और रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो, उनको तो आपको पता है मॉडल टाउन की अभी तक नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो फिर हुई। तो ये ट्रेडिशन पहली गवर्नमेंट्स का रहा है। दैट्स व्हाई आई गिव क्रेडिट टू माय गवर्नमेंट कि हमने अभी जो क्रैश हुआ उसकी भी की, उस पर बहुत लहते हो रही है कि क्योंकि रेपुटेशन खराब हो गई, लेकिन लोग मरे हैं, लोग मरे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और आपने एक अच्छी बात की है अंदलीप साहिबा। तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तालपुर साहब, आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगे अंदलीप साहिबा से कि जो भी रिपोर्ट्स आए, और उन्होंने ये भी कहा जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट थी उसामा बिन लादेन के ऊपर, उसको भी मंजर आम पर आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ कहने से पहले ये गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पे मेरे को कोई और नजर नहीं आ रहा, सिवाय मेरे खुद के। जी सर, वो अनफॉर्चुनेटली आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए चूंकि आप इस वक्त DSNG पे नहीं है, स्काइप पे हैं। मगर आप अपनी बात करें, चूंकि आपको बराह रास्त सब सुन सकते हैं और आवाम भी सुन सकती है। मेरे बहुत से इंटरव्यूज हैं, उसमें सारी स्क्रीन नजर आती है सबकी। खैर एनीवे, ये मैं डेफिनेटली इस चीज से एग्री करूंगा, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सब रिपोर्ट्स को पब्लिक होना चाहिए। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये ऐसा एक शर्मनाक इंसिडेंट है कि इसकी मजम्मत तो क्या मतलब है कि इसको जितना भी आदमी करे वो कम है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पुलिस एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, जो जिस अंदाजे से पहुंच गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले जो वहां पर मौजूद थे अपना वो करने के लिए, उन लोगों ने जो डिफेंस लिया, उन्होंने एक बंदा उनका तो पहले मार दिया और उसके बाद उनको रोक के रखा तब तक जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गए। और सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचने के बाद हेड्स ऑफ टू द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पुलिस कि 8-10 मिनट के अंदर एवरीथिंग was eliminated, चारों को लोगों ने कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। जबकि तालपुर साहब, आप उनको तारीफ तो कर रहे हो और यकीनन उनकी तारीफ करनी चाहिए, वो शहीद भी हुए हैं इस हमले के अंदर। मगर सवाल ये उठता है कि पहले भी तो ये अटैक्स हो चुके हैं। आप जून का महीना उठा के देख लें, 13 जून को एक अटैक हुआ, फिर 19 जून को अटैक हुआ और ये सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कबूल किया। अगर कराची और सिंध के अंदर इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं तो इसकी इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए थी। आप नहीं समझते कि ये इंटेलिजेंस लैप्स था? नहीं, इंटेलिजेंस लैप्स में उस वक्त कहूं जबकि ये कम से कम ये इंडिकेशन नहीं थी, ये इंटेलिजेंस से इंडिकेशंस थी कि कहीं न कहीं किसी बड़ी जगह पर ये दुश्मन अटैक करने वाला है। लेकिन उसके साथ ये था कि जो प्रिकॉशंस ले रहे थे वो तो बड़े अच्छे ले रहे थे। उन प्रिकॉशंस की वजह से ही अल्लाह की मेहरबानी से कोई नुकसान नहीं हुआ, स्टॉक एक्सचेंज भी बच गई और वो एलिमिनेट भी हो गए। ये इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं उनमें जिस तरह से वो आते हैं, अब ये है कि अब इंटेलिजेंस के ऊपर ये भी लाजिम है कि वो बताएं कि वो आए तो कहाँ ठहरे हुए थे, किस जगह पर थे, कैसे आए। ये व्हीकल जो इन्होंने पकड़ी है वो व्हीकल चोरी करके कोई किसी की पकड़ी है या उनकी अपनी थी, क्या रजिस्ट्रेशन है, ये सारी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक है, इस इंसिडेंट को तो मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक है। डेफिनेटली उस इंसिडेंट में फॉरेन जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर बलोच लिबरेशन आर्मी या आप दूसरी बात क्या वो लोग जो है वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसमें डेफिनेटली बाहर का भी कोई अमल दखल होगा। आमिर राना साहब, जिस तरह के अंदलीप साहिबा भी कह रही हैं, तालपुर साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूर फॉरेन एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी और यकीनन होगी, मगर उसके लिए फिर आपको इदादो शुमार चाहिए, उसके लिए आपको कुछ ऐसे सबूत चाहिए जो आप उनके सामने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर प्लेस कर सकें ताकि आप अपना केस ज़्यादा मजबूत कर सकें। अब सवाल ये है कि जितने भी अटैक्स हुए हैं, हमने ये आके मीडिया पे तो कहा है कि जी इस एजेंसी ने कराया, उस एजेंसी ने कराया, मगर कितना ग्राउंड वर्क हुआ है तब से लेके अब तक, और क्या जो उनके लोकल स्लीपर सेल्स हैं जिस तरह तालपुर साहब कह रहे हैं वो अनर्थ हुए हैं कि नहीं?
देखिए, ये बड़ा आज का सवाल नहीं है। जब से पाकिस्तान में अभी हालिया दहशतगर्दी शुरू हुई 2003 या 4 से, उसके बाद से हमेशा ये बात होती आई है कि ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल क्यों नहीं होती और ये रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं की जाती। मेरा ख्याल है कि अगर ये ऐसा होता, और खासतौर ये तो चूंकि बड़ा बखसूस हालात के अंदर वाकया आज का हुआ है, लेकिन अगर बाकी दहशतगर्दी के किसी एक मामले का ओपन ट्रायल होता, शायद आप ही के प्रोग्राम में पहले भी बात हुई कि तो शायद अवाम के सामने बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती कि जब हम बार बार बाहर की कुव्वतों का नाम लेते हैं तो उनका अमल दखल कितना होता है, इंटरनल जो ग्रुप है दहशतगर्द उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, और वो ग्रुप बनते क्यों हैं, उनके पीछे वो कौन सी सियासी समाजी वजूहात होती हैं जिनको रियासत अपना एड्रेस करना नहीं चाहती या उनको डिले करती है। यकीनन हम, जैसे मैंने आप पहली बात में भी कहा था कि कोई भी तहरीक दहशतगर्दी की जो मूवमेंट है फौरन सपोर्ट के बगैर किसी भी मुल्क के अंदर नहीं चल सकती या ज्यादा अरसा नहीं चल सकती और बहुत अरसे के बाद खत्म हो जाती है। इसको रूल्ड आउट बिल्कुल हम नहीं कर रहे, और खासतौर के ऊपर जब हमारे एक कर्नल कानवाई के ऊपर हुआ और जिसमें हमारे अभी हालिया एक कर्नल साहब मारे गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी देखिए कि आर्मी चीफ को बात करना पड़ी एक हमसाया मुल्क के आर्मी चीफ के साथ। इन तमाम मामला को एक क्लैरिटी, दो तरह की क्लैरिटी चाहिए। एक तो नैरेटिव के अंदर क्लैरिटी चाहिए, अप्रिशिएट करना जरूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जाहिर है कि उन्होंने कुर्बानी दी है और हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए और उसकी जो बाकी पॉलिटिकल साइड्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए जब तक ये पॉलिटिकल साइड से मतलब कि डायलॉग होना चाहिए कॉन्फ्रेंस जमातों के साथ, बिल्कुल उनके साथ होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की है, इस बात को हम आगे जोड़ेंगे कि जी कौम परस्त जमातों से डायलॉग होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत तो डायलॉग की हमेशा बात भी करती रही है। डायलॉग तो उन्होंने चाहा है कि तालिबान फोर्सेस के साथ भी हों, तो फिर कौम परस्त जमातों के साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये हम पूछेंगे अंदलीप अब्बास साहिबा से, और ये भी पूछेंगे कि उनके लीडर ने जो उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है उसका क्या असर हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अंदलीप साहिबा, ब्रेक से पहले आमिर राना साहब ये कह रहे थे कि अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं और सलूशन कोई निकल सकता है, पॉलिटिकल सलूशन इस टेररिज्म का, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को निकालना चाहिए। आप क्या समझती हैं? क्या आप समझती हैं कि ऐसी बात मुज़ाकरात हो सकते हैं जो कौम परस्त पार्टीज़ हैं, इसलिए चूँकि अख्तर बेंगल साहब भी तो यही चाहते थे जो आपकी हुकूमत में हैं और रहे हैं, अब वो बाहर आ गए हैं, तो अब आपके पास क्या चॉइसेस हैं? देखिए मुनीज़े जो होती है ना, दो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक होता है मिलिट्री और एक पॉलिटिकल। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं प्रिंसिपली भी, और पीटीआई का हमेशा ये स्टांस रहा है कि वो दे आर नॉट द फाइनल सेटलमेंट एंड लॉन्ग टर्म। अभी आपने देखा अमेरिका रहा अफगानिस्तान में 19 साल, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा, इतने बंदे, नेटो एलाइज, ये वो, आखिर उनको डायलॉग करना पड़ा और पॉलिटिकल एक सलूशन की तरफ जाना पड़ा। इसी तरह सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इवेंचुअली तो आपको करना पड़ता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब अगर एक तंजीम है, आपको देखना पड़ता है कि उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसकी जो हिडन रिक्वायरमेंट्स है क्या है। अगर तो ऐसी तंजीम है जो स्पॉन्सर्ड है, जिसको पैसे मिलते हैं, जिसका एजेंडा, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में आपको पता है कुलभूषण यादव पकड़ा गया, अब इससे बड़ा एग्जांपल आपके पास क्या हो सकता है। और उसने कहा कि बलूचिस्तान में जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके पीछे रॉ शामिल है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात समझी हूँ, वो ये है कि जो तंजीमें बाहर से फंडिंग लेती हैं या बाहर से स्पॉन्सर्ड है, उनसे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मगर जिनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। उसमें होता ये है कि ये तरीकाकार क्या होता है इनका, ये खुद तो डायरेक्टली अटैक नहीं करते, ये जो वहाँ डिसिडेंट फैक्शंस होते हैं ना, उनको यूज करते हैं
और उनको यूज करके या पैसे दे के या किसी आइडियोलॉजी पे या किसी गुस्से पे या किसी इनइक्वालिटी पे उनको इकट्ठा करके ये इंप्रेशन ये देते हैं कि ये जेन्युइन इश्यूज हैं ऑफ दैट रीजन। तो आपको देखना पड़ता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। आपको देखना पड़ता है कि जो आपने इनइक्वालिटीज की हैं, फॉर एग्जांपल फाटा में आई अंडरस्टूड, मगर क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश है कि नहीं? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। आप कभी भी मुज़ाकरात को रूल आउट ना करें, क्योंकि इवेंचुअली मुज़ाकरात होंगे, दो पार्टीज बैठेंगी, डायलॉग करेंगी, शिकवे करेंगी और कोई एग्रीमेंट होगी तो वो उनकी ओनरशिप आएगी। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। तालपुर साहब, जिस तरह के अंदलीब साहिबा कह रही हैं कि जी मुज़ाकरात की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? कौम परस्त जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, वक्त आ गया? मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने उस कलीग का जिसने ये इशू छेड़ा है कि जो लोग ये सारा कुछ करते हैं, आखिर इनको क्या मजबूरी हुई या आखिर ये चीज़ें क्यों करते हैं। मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा, अगर फॉरेन फंडिंग भी आती है, फॉरेन फंडिंग भी लेते हैं, तो आखिर क्या वजह है, क्या रिजल्ट है, क्या बात है। अभी आप अगर देखो, अख्तर मेंगल और उसकी पार्टी ने इनका अलायंस छोड़ा, किस बात पे छोड़ा? यानी सारी उनकी चीज़ें जो हैं, अगर एक चीज़ के ऊपर भी मेरी बहन अंदलीब साहबा कह दें कि वो सही नहीं थे, तो मैं कहने का सारी चीज़ उन्होंने किसी हद तक आगे नहीं बढ़े। ख़ास तरह से जब एक मिसिंग पर्सन होते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लो, अगर कोई मिसिंग पर्सन होंगे, किसी का भाई कत्ल हो जाएगा, किसी का बाप कत्ल हो जाएगा, किसी का बेटा कत्ल हो जाएगा, तो फिर वो मेंटली स्टेट ऑफ अफेयर्स में आ जाते हैं, तो वो फिर एक अजीब किस्म का हो जाता है। इसलिए प्राइमरी चीज़ ये होनी चाहिए कि भाई आपको ये देखना चाहिए, आपको डायलॉग करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है अपना बलूचिस्तान में हो रहा है या सिंधु देश की आपने बात की सिंध में हो रहा है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है? इसको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खिलाफ जो एक्शंस हैं वो रुक जाएं, वो एक्शंस अपनी जगह पर रहें, लेकिन ये जो चीज़ है मेजर कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर होना चाहिए, इस बात को आगे लेकर चलना चाहिए, इसी में उसका हल होगा। मैं तो ये कहता हूँ इनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना चाहिए, आपका ये कहना है। बिल्कुल, अभी सिंध में भी है, सिंध में भी मिसिंग। अच्छा, इससे पहले कि मैं आमिर राना साहब की जानिब जाऊं, अंदलीब साहिबा, जिस तरह तालपुर साहब कह रहे हैं, आपकी पार्टी ने तो एक बिल भी जिसे कहते हैं टेबल किया था क्रिमिनलाइजिंग इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का। आप तो बात भी करते थे कि जी हम जो गुमशुदा लोग हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे, क्यों नहीं कर पाए अब तक? देखिए, जो कोलिशंस होती है ना, और स्पेशली डेमोक्रेसी में, उनके अंदर नेगोशिएशंस भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं। और हमारी 2-3-4 कोलिशंस हैं और हमारी उनके साथ गुफ्तो शनीद होती रहती है। कुछ चीज़ें वो डिमांड करते हैं, कुछ चीज़ें हम उनको कहते हैं। और हमारा मैंडेट जो है पाकिस्तान में 5 साल का है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं, अब देखें जैसे कुछ लेजिस्लेशंस हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, बीच में बहुत सारी लेजिस्लेशंस हैं जो अपोजिशन नहीं मानती और आपको उनको मना के करनी पड़ती है। बहुत सारी जबरी गुमशुदगियों का एक लेजिस्लेशन है, आप समझती हैं कि अपोजिशन नहीं मानेगी? क्योंकि अपोजिशन हमारे साथ बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी तो है, तालपुर साहब तो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, कई दफा अपोजिशन नहीं मानती, कई दफा आपकी अपनी पार्टी के अंदर उसमें इख्तिलाफ होता है, क्योंकि आप जमहूरियत हैं, एवरीबॉडी हैज राइट। इसके ऊपर इख्तिलाफ था, आपने कहा कि इसके ऊपर इख्तिलाफ आपकी पार्टी के अंदर है, क्या है इसके ऊपर? मैं आपको कह रही हूँ कि सब लेजिस्लेशन के ऊपर, चाहे वो नैब की है, तरामीम नैब में, या इन्फोर्स्ड डिफरेंसेस या कोई और, हमने एक कंसेंसस लेके चलना होता है। इसके अंदर मसला क्या आया अंदलीब साहिबा? इसके अंदर मसला क्या आया? इसके अंदर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बिल के अंदर नहीं, मेरा ख्याल है इट इज अंडर प्रोसेस। उसके अंदर भी डिस्कशन और गुफ्तगू शनीद हो रही है। अभी हमारे ये जो है 4 महीने तो असेंबली बंद रही है, अब असेंबली शुरू हुई है
कोविड के की वजह से बंद थी, तो अब आप इसमें प्रोग्रेस देखेंगे। ठीक है, इधर हमने नाजरीन छोटा सा वक्फा लेना और वक्फे के बाद आमिर राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी है उसामा बिन लादेन के हवाले से, उसका क्या असर हुआ है खारजा पॉलिसी के ऊपर, उसके ऊपर हम सवाल करेंगे उनसे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर राना साहब, जो वज़ीर आज़म ने हालिया बयान दिया है और उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया है, उसके ऊपर कुछ रद्द अमल तो आया है बैनुल अक़वामी प्रेस से, और टाइम मैगज़ीन ने ये कहा है दैट इट इज़ सटल स्टैब इन वाशिंगटन्स बैक। इसका क्या असर होगा हमारी खारजा अमूर पर? देखिए, खासा इसका गहरा इम्पेक्ट होगा, और ये इंतहाई गैर जरूरी और गैर मुनासिब बयान था, और इसकी कोई मौका महल नहीं था कि इस किस्म का बयान दिया जाता। और खासतौर के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर फैटफ की एक तलवार लटकी हुई है, अगरचे उसकी जो मीटिंग है उसमें पाकिस्तान का केस जो है कुछ हफ्तों के लिए बल्कि कुछ महीनों के लिए उसको डेफर किया गया है, लेकिन बहरहाल एक तलवार है। और जो फैटफ के जो मेंबर्स हैं उनकी एक अपनी ओपिनियन है, और आलमी मीडिया से और इस किस्म के स्टेटमेंट से वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। और ना सिर्फ ये कि जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट के अंदर जाए वो, बल्कि आपके दोस्तों के लिए आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमें पता है कि हमारे दोस्त जो फैटफ के अंदर सिर्फ गिने चुने चंद एक दोस्त हैं, ये उनको भी मुश्किल में डालने वाली बात है। एक तो ये है, और दूसरा कि जिस वक्त हम एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पूरी जो खिदमात हैं मुज़ाकरात के अंदर उसका एतराफ़ किया जा रहा है, और इस वक्त ये बात हो रही है कि तालिबान का और अल-कायदा के ताल्लुकात का मुस्तक़बिल क्या होगा, उस वक्त में पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस किस्म के गैर मुनासिब बयान का आना यकीनन इसके पॉलिसी कंसिक्वेंसेस हैं। और ये यकीनन जितने भी ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक सफारती दबाव बढ़े, उनके लिए तो आपने बिल्कुल आसान हो गया, बल्कि ऐसे कहें कि अच्छा, ये आपने एक सख्त बयान दिया आमिर साहब। अंदलीब साहिबा, आपका इसके ऊपर रिएक्शन चाहूंगी। मुनीजी, मेरा तो बड़ा क्लियर एक एविडेंस बेस्ड रिएक्शन है, और वो ये है कि जो 2 साल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट्स हैं पिछले 40 साल में नहीं, और ये एक्नॉलेज्ड है। इंडिया जो है वो बैकफुट पे आज तक नहीं वक्त की किल्लत है। आपको लगता है कि इस बयान से, जिस तरह के आमिर राना साहब कह रहे हैं, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे? फैटफ में हमारा रिव्यू आने लगा है, दुनिया हमें कैसे देखती है, क्या ये मुनासिब था? इसकी क्या जरूरत थी इस बयान की? अगर आप मुझे जवाब देने देंगी तो मैं दूंगी ना। आप भी वही कह रही हैं, वो भी वही कह रहे हैं, आप आपस में फिर डिसाइड कर लें कि यही है। वक्त की किल्लत है तो आपसे इसीलिए जी बात करिए। बात ये है कि ये वो मुल्क है जिसको कि पीपल्स पार्टी ने ब्लैक लिस्ट करवाया, ठीक है। ये वो मुल्क है कि जिसको PMLN ने ग्रे लिस्ट करवाया,